हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सारी पहले वाली कंडीशन जो थी हमने डिस्कस कर ली है, चाहे उसके एडवांटेजेस हो, चाहे उसकी लिमिटेशंस हो, प्रोसेस हो, कुछ भी हो, वो सब हमने पहले पढ़ लिया। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इससे। अगला टॉपिक है हमारा ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि हम अकाउंटिंग जो करते हैं उसकी और भी अलग अलग ब्रांचेस कौन सी हैं, या किस किस कंडीशंस के अंदर अकाउंटिंग जो है वो की जाती है, या अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ये वेरी करता है या नहीं करता है। तो इन सबसे रिलेटेड अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस जो है वो अपने को आज डिस्कस करनी है। तो अकाउंटिंग की जो फर्स्ट ब्रांच है वो है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग आप सभी ने पढ़ा ही पहले कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, समराइजेशन, देन इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। तो ये थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब इसके साथ में एक वर्ड और ऐड हो गया, वो है कॉस्ट। कॉस्ट का मीनिंग आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। कॉस्ट का मतलब क्या है? द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी और एनी प्रोडक्ट इज नोन एज कॉस्ट। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, कॉस्ट और अकाउंटिंग को दोनों को ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग का? कॉस्ट अकाउंटिंग वहां यूज की जाती है जहां पर किसी भी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क जो है वो होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग कहां यूज की जाती है? मेनली जहां पर किसी टाइप का कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क जो है जो हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग वर्क जहां पर भी होता है तो वहां पर उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितने एक्सपेंसेस हुए उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें भी वेरियस एक्टिविटीज जो होती है, उन वेरियस एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितना एक्सपेंडिचर्स आया वो सब कैलकुलेट किया जाता है। जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकता है, जिसमें आपके अदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी हो सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल एक प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितने एक्सपेंसेस हुए फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज, उन सबको कैलकुलेट किया जाता है। वो ब्रांच जो होती है अकाउंटिंग की वो कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ में आया सभी को? तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली कहां यूज किया जाता है? जहां पर मैन्युफैक्चरिंग वर्क जो है होता हो, या उन इंडस्ट्रीज के अंदर, उन कंपनीज के अंदर, या उन फर्म्स के अंदर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहा है, वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे ज्यादा यूज है। और इसके अंदर क्या कैलकुलेट किया जाता है? किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितना कॉस्ट आया है, वो टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ये कॉस्ट जो है वो पर यूनिट भी कैलकुलेट की जा सकती है, या टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट की जा सकती है फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अदर की सारी चीजें जो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो ये कहलाती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर सभी को? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब समझ में आया? सेकेंड अकाउंटिंग की जो ब्रांच है वो है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। और अभी जो 11th के अंदर जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो बेसिकली आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है उसमें कोई चेंज नहीं है। जो आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी वही आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी है। क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को एक सिस्टमेटिक वे के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, देन समराइज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन के थ्रू उसके रिजल्ट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन की जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट की जाती है, देन communicating that information to the various users of accounting information. देन उसके बाद में जो भी उसका रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को कम्युनिकेट किया जाएगा टू द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। जो आप 11th में पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसके अंदर ट्रेडिशनल को एक सिस्टमेटिक वे के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, देन उसके बाद में उससे रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं और उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं। ये होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर? लास्ट जो आता है आपका वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी जो रिसेंटली डेवलप्ड अगर ब्रांच कहें हम अकाउंटिंग की तो वो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड होती है। जहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड होती है वहीं से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? फाइनल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे वो अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी हो सकता है,
या फिर बैलेंस शीट हो, तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होती है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। जैसा हमने पहले अकाउंटिंग के जो एडवांटेजेस पढ़े थे हमने, उन एडवांटेजेस के हमने अंदर देखा था कि अकाउंटिंग हेल्प्स या फैसिलिटेट्स टू मैनेजमेंट, ये पॉइंट बहुत सी बार आया था, ऑब्जेक्टिव्स में भी आया था, हमारा एडवांटेजेस के अंदर भी आया था, उसके फीचर्स के अंदर भी आया था कि अकाउंटिंग हेल्प्स या अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स टू मैनेजमेंट, कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है। तो मैनेजमेंट जो फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं, वो फ्यूचर की जो डिसीजन होते हैं वो किसके बेस पर होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पर। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। हम ये नहीं कह सकते कि जो इन्होंने अकाउंट्स प्रिपेयर किए वो अकाउंट्स एज इट इज इनके यूज में आ जाते हैं, वो इनके डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए केवल एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं। रॉ मटेरियल का काम कैसे करते हैं? अब मैनेजमेंट क्या करता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रिपेयर हुई है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से अपने काम के अकॉर्डिंग या अपने ऑब्जेक्टिव या अपने पर्पस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अलग से छांट करके उसमें से ले लेता है, और उसके बेस पर फ्यूचर के लिए डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। तो इसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट जो है, वेरियस स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर होती है, जिनके बेस पर मैनेजमेंट जो है फ्यूचर के लिए डिसीजन लेता है। जैसे हम उसमें कुछ एग्जांपल लें अगर, तो जैसे एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी होता है इसके अंदर, और टेक्निक्स की अगर हम बात करें जिसके अंदर रेशियो एनालिसिस भी किया जाता है, इसमें कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट भी होते हैं। तो ये सारे जो टूल्स हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके मैनेजमेंट जो है वो अपने जो फ्यूचर के जो डिसीजंस लेने हैं उन फ्यूचर के डिसीजंस को ले सकता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है वो किसके बेस पर होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई है, रेडी हुई है, उनके बेस पर ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है। देन इनके बिहाफ पर मैनेजमेंट जो फ्यूचर के लिए डिसीजन लेता है। जैसे अगर बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, नाम से पता चल रहा है कैश फ्लो, तो ये स्टेटमेंट जो क्या शो करता है? कैश फ्लोज को, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को शो करता है, यानी बिजनेस को कहां से पैसा इनफ्लो हो रहा है, यानी कैश कहां से उनको आ रहा है और किन किन एक्टिविटीज में उनका कैश आउटफ्लो हो रहा है, यानी किस किस एक्टिविटीज के अंदर वो कैश का पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन जो है वो पता लग जाती है, यानी कैश इनफ्लोज ज्यादा हो रहे हैं, कैश आउटफ्लोज ज्यादा हो रहे हैं। अगर कैश इनफ्लोज ज्यादा है, आउटफ्लोज कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास में कैश की कंडीशन अच्छी है, हमारे पास में कैश अच्छा अवेलेबल है, तो हम फ्यूचर के लिए डिसीजन जो लेंगे उसके लिए हम ज्यादा लोन लेने की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास में इनफ कैश इनफ्लोज है। लेकिन अगर जस्ट रिवर्स होता है, यानी कैश आउटफ्लोज ज्यादा होता है और कैश इनफ्लोज कम होते हैं, तो उस केस में अगर हम कोई नए प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो उस केस में हमारे को लोन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा कैश इनफ्लोज कम है और आउटफ्लोज ज्यादा है, तो हमारे कैश की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और उस कैश की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें लोन की रिक्वायरमेंट जो है वो हो जाएगी, तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा। तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले लेता है कि इनफ्लो उनको लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी, ये सारे डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। उसी तरह से ये भी अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और हर पर्पस के लिए वो अपने अकॉर्डिंग जो भी टूल्स इसमें से वो यूज लेना चाहे उस टूल्स का यूज करके वो फ्यूचर के लिए डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। जैसे अगर हम कंपैरेटिव कॉमन साइज की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो इसमें क्या होता है? दो फाइनेंशियल ईयर का आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं, या दो फॉर्म्स का आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं, या एक ही फॉर्म की वेरियस डिपार्टमेंट जो है उनका आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट जो बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये सारे डिसीजन जो है वो इन स्टेटमेंट्स के थ्रू ले लिए जाते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कहां से स्टार्ट होती है? जहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड हो जाती है, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। इसके अंदर ये वेरियस स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। ये स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पर की जाती है और उन्हीं के बेस पर मैनेजमेंट जो है वो फ्यूचर के लिए डिसीजन लेता है। क्लियर? तो ये हो गई आपकी तीनों ब्रांचेस अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।